अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। नावल पिया मैं तेरी। वो भागने की फराग में थी, सब वलीमे के लिए निकल रहे थे। तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? मुबशरा बेगम इसके कमरे में बेधड़क दाखिल होकर आबरू उचकाए इस्तफसार करने लगी। बस बाल बनाने रह गए हैं, अब जाइए, मैं खुद ही ड्राइवर के साथ आ जाऊंगी। नजमा ने लापरवाही से बाल बनाते हुए आईने में इनका अक्स देखते हुए जवाब दिया। आज कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही इन्हें मेरी? वो दिल में सोचते हुए बोली। ठीक है, जल्दी आ जाओ, वो कहती हुई कमरे का दरवाजा बंद करके चली गई। बड़ी अजीब बात है, इन्हें तो मैं एक आंख भी नहीं बाती, फिर ये कैसे राजी हुई हैं मुझे अपनी बहू बनाने के लिए? एक मिनट नजमा, तुम भी कहाँ मोम के कहने में आ गई। वो जैसे खुद पर ही बिगड़ी थी। वो निकाह कर रहा है तुमसे ताकि अपने सारे पिछले हिसाब बड़े आराम से पूरे कर सके, और इन्हें भी तो एक फ्री की एक नौकरानी मिल जाएगी जिंदगी भर के लिए। बकौल दादी जान के मुजीब साहब तो अपनी दूसरी जोजा के साथ इस्लामाबाद में रहेंगे। वो मुंह बसोड़ते हुए बोली। चलो ड्राइवर। नजमा ने सबके जाने का इंतजार किया। जब इसे यकीन हो गया कि सब जा चुके हैं तो वो कार में आकर पीछे की सीट पर बड़े इत्मीनान से बैठते हुए बोली। वो ब्लैक रंग की फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। इसकी आबशार खुली और कमर को ढांके हुए थी। लाइट से मेकअप में भी वो किसी होर से कम मालूम नहीं हो रही थी। ओके मिस नजमा। ड्राइवर ने ये कहकर अभी कार स्टार्ट ही की थी कि दूसरी साइड का गेट खुला। नजमा मुजीब को देखकर बुरी तरह शॉक्ड हुई थी। वो नहायत पुरवकार अंदाज में कार में इसके बराबर में आकर बैठा। ये जिंदगी में पहली बार था कि वो दोनों एक साथ कार में बैठे थे, वरना मुजीब कभी भी इसे अपने साथ एक कार में नहीं बैठाता था। सफेद शर्ट और ब्लैक पेंट कोट में वो वजीहा मर्द नजमा को एक दो लम्हों के लिए मबहूत कर गया था। इसके परफ्यूम की महक ने नजमा को अपने हिसार में जकड़ लिया था। वो सांस लेना भूल गई थी इसकी मौजूदगी के सबब। चलो, मुजीब ने एक सरसरी सी निगाह नजमा के पूरे वजूद पर दौड़ाई, फिर ड्राइवर से मुखातिब होकर कार चलाने को कहा। नजमा जारून को किसी खतरे में बिल्कुल भी डालना नहीं चाहती थी, इसलिए इसे सारे मामले से बिल्कुल लाइलम रखना ही इसे बेहतर लगा। मुजीब की मौजूदगी में भागना अब और भी इसके लिए मुश्किल हो गया था। क्या हुआ? कार अचानक रुकी थी। मुजीब जो अपने सेल में मगन था, नजर उठाकर ड्राइवर की जानिब देखकर इस्तफसार करने लगा, पूछने लगा, सर पता नहीं, एक मिनट, मैं जरा उतर कर देखता हूँ। ड्राइवर ये कहकर कार से उतरा। नजमा ने दानिस्ता तौर पर कार के टायर की हवा कम कर दी थी ताकि कार मलक मैंशन से थोड़ा सा आगे जाते ही रुक जाए। ड्राइवर कार ठीक करने के लिए उतरा और इस दौरान नजमा आराम से भाग सके, मगर अब मुजीब की मौजूदगी ने इसे परेशानी में डाल दिया था। कार में वो दोनों अजनबियों की तरह बैठे थे कि मुजीब के सेल पर कॉल आई। मुजीब अपने बिजनेस के सिलसिले में बात करने में मसरूफ हो गया। बात करते ही वो कार से उतरा। क्या हो गया है? देर हो रही है, पहले से चेक क्यों नहीं करते तुम लोग? वो गुस्से से बिफर कर बोला। सॉरी सर, बस 2 मिनट, ड्राइवर लचकदार अंदाज में माजरत करते हुए बोला। अजीब बात है सर, कार के दोनों आगे के टायर की हवा कम है। ड्राइवर के उलझ कर कहते ही मुजीब के कान खड़े हुए थे। वो तेजी से कार में झांक कर देखने लगा और वही हुआ जिसका उसे डर था।
नजमा भाग चुकी थी, बेवकूफ लड़की। वो जोर से कार के शीशे पर हाथ मारते हुए बोला। नजमा को घुटनों पर चोट के सबब भागने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। फूली फूली सांसों के साथ वो एक टैक्सी रोकने में कामयाब हुई। जल्दी एयरपोर्ट लेकर चलो। नजमा ने टैक्सी में बैठकर एक गहरा सांस लेने के बाद ड्राइवर से कहा, कॉल रिसीव करो मुजीब इसके सेल पर मुसलसल कॉल कर रहा था। सब ठीक हो गई। ड्राइवर के कहते ही वो तेजी से इससे चाबी लेकर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा। वो जानता था नजमा इसे कहाँ मिलेगी। हेलो, कहाँ है वो इस वक्त? मुजीब ने एक नंबर पर कार मिलाकर वसीली आवाज में इस्तफसार किया। सर, वो टैक्सी में है, आप कहें तो रुकवा दो टैक्सी। मुकाबिल की जानिब से जवाब तेजी से आया। हाँ, जहां है वहीं रखवा दो और मुझे लोकेशन भेजो। इसने रौबदार अंदाज में कहकर कॉल काट दी थी। नजमा इतना आसान नहीं है मुजीब की पकड़ से आजाद होना जितना तुमने समझ लिया है। वो दांत पीसते हुए कहकर कार की स्पीड बढ़ाने लगा। और एक टैक्सी रोक। एक गाड़ी तेजी से इस टैक्सी के आगे आकर रास्ता रोककर खड़ी हो गई। इस गाड़ी में से 3-4 गार्ड्स की यूनिफॉर्म में नौजवान लड़के निकले। उन्होंने टैक्सी ड्राइवर को गन पॉइंट पर टैक्सी से बाहर उतरवा लिया। नजमा की तो सांसें ही रुक गई थी इन लड़कों को टैक्सी से उतरता हुआ देखकर। खौफ और दहशत के मारे इसका गला खुश्क पड़ गया था। इसकी आंखों से जर्जर मोती बहने लगे थे। लेकिन कुछ लम्हे बाद इसने महसूस किया कि इन लड़कों में से कोई भी इसकी जानिब नहीं आया। थोड़ी देर गुजरने के बाद अचानक इसकी जानिब का गेट खुला। मुजीब, वो हक्का बक्का निगाहों से इसे देख रही थी। हाँ मुजीब, चलो चलो मेरे साथ। मुजीब की निगाहें मुकाबल पर आग बरसा रही थी। इसका बाजू खींचते हुए टैक्सी से बाहर निकाला। नजमा ने देखा इन सारे गार्ड्स की नजरें रोड की जानिब थी, जैसे कुछ ढूंढ रहे हों जमीन में। ऐसा तो सिर्फ मलक खानदान की बेटियों और बहुओं के लिए एहतरामन किया जाता था, तो क्या वो भी दुनिया की नजर में मलक खानदान की बेटी थी या होने वाली बहू जो इसे नजर उठाकर देखने तक की किसी गार्ड की जुर्रत ना थी। मुजीब ने गुस्से से इसे ड्राइविंग सीट के बराबर वाली सीट पर बैठाया। खुद कार ड्राइव करके वापस मलक मैंशन पहुंचा। पूरे रास्ते इसने एक लफ्ज भी नहीं कहा था, मगर नजमा अच्छी तरह वाकिफ थी ये तूफान से पहले की खामोशी है। चलो मलक मैंशन पहुंचते ही वो तेजी से कार से उतरा और कार की दूसरी जानिब बढ़ा। नजमा की जानिब का गेट खोलकर इसे बाजू से खींचते हुए बाहर निकाला। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे, मैंने कहा। मुजीब, छोड़ो मुझे, मैं डरती नहीं हूं तुमसे। वो मुसलसल जदोजहद कर रही थी इसकी गिरफ्त से खुद को आजाद करवाने की। यहाँ से बाहर नहीं निकलोगी तुम, अब समझी। वो डायरेक्ट इसी के कमरे में लाकर बेड की जानब धकेलते हुए बिफर कर गुस्से से बोला, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मुझे पता है मोहब्बत जैसा तो कोई रिश्ता नहीं है हमारे दरमियान, और ना ही तुम तरस खाने वालों में से हो। फिर क्यों कर रहे हो मुझसे निकाह? क्या मिलेगा तुम्हें मुझे यहाँ कैद करके? नजमा बेड पर औंधे मुंह गिरी थी, मगर अगले ही लम्हे खुद को संभाल कर खड़ी हुई। इसकी आंखों में आंखें डाल कर अपने सवालों का जवाब तलब करने लगी जो इसका हक था। खामोश, चुपचाप निकाह के लिए तैयार हो जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और अगर फिर से तुमने भागने की कोशिश की तो याद रखना, मुजीब अजलाल मलक दूसरी गलती तो कभी भी माफ नहीं करता। फिर जो होगा इसकी मुकम्मल जिम्मेदार तुम खुद होगी। आखिरी जुमला इसने खासा जताते हुए अदा किया था। इस नाजुक कांच की गुड़िया के आंसू इस सितमगर के लिए बेमायनी थे। वार्निंग देकर वो वहां से जाने लगा था। मैं सिर्फ ज़ारून से मोहब्बत करती हूँ और निकाह भी इसी से करूंगी। वो अलानिया अंदाज में अपनी आंखों से आंसू पूछते हुए बड़े बरम से बोली थी, ठीक है अगर मुर्दा से निकाह जायज है। इसने बगैर मुड़े
मुफहमाना अंदाज में इसे वार्निंग दी तो कर लेना, और दरवाजा बंद करते हुए वहां से चला गया। मुजीब बेटा, तुम वलीमे में क्यों नहीं आए? सब तुम्हारा, पूछ रहे थे मुबशरा बेगम। घर में दाखिल होते ही मुजीब को देखकर फिक्रमंद लहजे में इस्तफसार करने लगी। मुजीब, मेरी जान, सब खैरियत तो है ना? अभी वो जवाब देता, इससे कबल ही रुकैया बेगम तेजी से परेशान होकर पूछने लगी, खैरियत ही तो नहीं है। आपकी लाडली पोती भागने की कोशिश कर रही थी। सफेद रंग के सोफे पर वो पुरवकार अंदाज में बैठा हुआ खूबरू नौजवान आंखों में गुस्सा लिए धीमे मगर सर्द लहजे में गोया हुआ, क्या इस जलील लड़की ने भागने की कोशिश की? लगता है पर काटने का वक्त आ गया है। मुजीब के अल्फाज सुनते ही अजलाल मलक अपनी मूंछों को मगरूरियत से पकड़ते बिफर कर बोले, ये क्या बदतमीजी है? इतनी भी तमीज नहीं है तुम्हें कि किसी के कमरे में दाखिल होने से पहले इजाजत लेते हैं या दरवाजा नॉक करते हैं। सेल पर जरून और अपनी तस्वीर देख कर वो अभी बेबसी से रो रही थी कि अचानक इसके कमरे का दरवाजा खुला। मुजीब को बिला इजाजत कमरे में दाखिल होता देख वो गुस्से से चीखते हुए बोली। चलो, मुजीब ने इसके गुस्से को मुकम्मल इग्नोर करते हुए इसकी नाजुक कलाई पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा था, छोड़ो मुझे, ये क्या तरीका है? तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है लड़कियों से बात करने की। छोड़ो मेरा हाथ। वो मुसलसल अपनी नाजुक कलाई को इस जालिम की मजबूत गिरफ्त से आजाद करवाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर ये उस नाजुक जान के लिए बिल्कुल भी मुमकिन ना था। उस नाजुक सिफ्त गुड़िया के पुरजोर एहतजाज बुलंद करने के बावजूद वो इसे खींचता हुआ लाउंज में ले आया था, जहां पहले से ही मल्क मेंशन के तमाम अफराद मौजूद थे। बड़े अब्बू देखिए, मुजीब बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। नजमा अजलाल मलक को देखकर रोहानसा लहजे में शिकायत करने लगी थी। वो अनजान थी अभी तक अजलाल मलक साहब के असल रूप से। बड़े अब्बू, इसने फिर अपना हाथ छुड़वाने की पूरी कोशिश करते हुए अपने बड़े अब्बू की जानिब देख कर बड़ी पुरउम्मीद नजरों से मदद की पुकार लगाई। तुमने भागने की कोशिश कैसे की? अजलाल मलक, जो अब तक सर झुकाए सोफे पर शहाना अंदाज में बैठे हुए थे, न जाने किन सोचों में मगन थे, इस बेबस लड़की की पुकार पर उसकी जानिब निगाह उठाकर देखा। आंखों में शोले लिए, गुस्सा लिए बिफर कर इस्तफसार करने लगे। उनकी आंखों में जरा भी हमदर्दी या मोहब्बत बिल्कुल भी तो ना थी, था तो सिर्फ गुस्सा। बड़े अब्बू, मैं यहाँ सिर्फ आपकी दावत देने पर आई थी, आपके बेटे से शादी करने नहीं। प्लीज मुझे वापस जाने दीजिए। मुझे नहीं करनी मुजीब से शादी। अगर वो गुस्से की मिली जुली कैफियत से सरशार थी, वो न चाहते हुए भी आंखें भीग रही थी इस मासूम की। वो बड़ी बड़ी आवाज में इल्तिजा करने लगी थी, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, ये बात समझ लो तुम। अजलाल मलक साहब कति अंदाज में सोफे से टेक हटाते हुए गोया हुए। वो बता तो बिल्कुल भी नहीं रहे थे, जता रहे थे। वो समझा तो बिल्कुल भी नहीं रहे थे, धमका रहे थे। मैं जरून से मोहब्बत करती हूँ। अभी वो आगे मजीद कुछ कहती, इससे कबल ही मुजीब ने अपनी गन निकाल कर उसकी रोशन पेशानी से लगा दी। गन के खौफ से अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए थे इसके। ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का मारे खौफ के नीचे ही रह गया था। दोबारा अगर तुमने ये जुमला अदा किया तो गोली दिमाग के आर पार करने में जरा भी वक्त नहीं लगाऊंगा मैं। वो दम की अमेज लहजे में एक एक लफ्ज चबा चबा कर गोया हुआ। वो डर गई थी। इसकी जगह कोई भी होता तो यकीनन डर जाता। नहीं मुजीब बेटा, गुस्सा मत करो, मैं समझाऊंगी इसे। रूसा बेगम तेजी से आगे आकर गन को अपने हाथों से नजमा की पेशानी से हटाते हुए बड़े मिनती अंदाज में कहने लगी, समझा दो, यही अच्छा है तुम दोनों माँ बेटी के लिए। मुजीब ने गन को अपनी शहादत की उंगली से घुमाते हुए नसीहत की, मार दो मुझे, मार दो मुझे। जरून के अलावा किसी और से निकाह का तस्वुर भी इसके लिए जानलेवा था। अपने वजूद में
हिम्मत जमा कर कर अपने दोनों हाथों से इसकी गर्दन पकड़कर अपनी पेशानी पर वापस लगाते हुए आंखों में जुनूनियत लिए बड़म से कहा। इसकी आंखों का जुनून एक 2 सानियों के लिए रकैया बेगम को सटपटाने पर मजबूर कर गया था। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं मार सकता तुम्हें? वो इस नाजुक लड़की के जुनून को उसकी बेवकूफी ताबीर करते हुए तंजिया मुस्कुराहट अपने हसीन चेहरे पर सजाए हुए गोया हुआ। वो सवाल नहीं कर रहा था, वो तो जता रहा था कि इसकी जान लेना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाँ मार सकते हो, तभी तो कह रही हूँ मार दो मुझे, मगर ये बात तुम भी ज़हन नशीन कर लो। मुजीब, अजलाल मलक, नजमा मर तो सकती है मगर जारून के अलावा किसी की नहीं हो सकती मुकाबिल की। सुर्ख आंखों में झांकते हुए कतई अंदाज में बिला खौफ वो अलानिया कहने लगी। मुजीब, नजमा का बिला खौफ अलानिया कहना मुजीब का गुस्से के मारे पाराहाई कर गया था। बिल्कुल अगले ही लम्हे इसने तैश में आकर गन लोड की। इस खूबसूरत लड़की की पेशानी पर गन रखकर अभी वो चिल्लाने ही लगा था कि पीछे से आई रौबदार आवाज ने इसका हाथ रोका। ठीक है, बहुत शौक है ना तुम्हें मरने का, तो मरो, मगर तुम अकेली नहीं मरोगी, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ भी कब्र में उतारूंगा मैं। वैसे भी इस वहशिया औरत को और इससे हमारा क्या वास्ता? हम इसे आज तक सिर्फ इसीलिए तहफ़्फ़ुज़ देते आए थे क्योंकि ये तुम्हारी माँ है, मेरे महरूम बाई की आखिरी निशानी की जन्नत। लेकिन जब तुम ही नहीं रहोगी तो इस औरत को तहफ़्फ़ुज़ देने का क्या फायदा और क्या मतलब? इनके सफाकियत बड़े जुमले नजमा के पांव के नीचे से जमीन निकाल गए थे। मुझे पहले इस वहशिया को मारो, फिर जलील लड़की को मारना जो हमारे एहसानात का बदला हमारी इज्जत को तार तार करके देना चाहती है, हमारी बरसों पुरानी रवायात को तोड़कर हमारे सामने आवाज बुलंद करने की जुर्रत दिखा रही है। मार दो इसे, मैं आज से समझ लूंगा मेरे मरहूम बाई ने कभी कोई औलाद जनी ही नहीं थी। वो सोफे से रौबदार अंदाज में खड़े होते हुए इन दोनों माँ बेटी को मारने का हुक्म सादिर करने लगे। अपनी जान की किस कमबख्त को परवाह थी, वो तो सिर्फ अपनी माँ के लिए तड़पी। मुजीब तो जैसे हुक्म के ताबा बैठा था, हुक्म मिलते ही गन का सीधा रुख अरूसा बेगम की जानिब कर दिया। आप ऐसा तो नहीं कर सकते। वो तड़प कर अजलाल मलक को देखकर एहतजाजन गोया हुई। अजलाल मलक को आजमाने की गलती कभी भी मत करना, तुम अब भुगतो। वो अपनी मूंछों को ताव देते हुए मगरूर लहजे में कहने लगे। मैं राजी हूँ, गन हटाओ मेरी मोम से। मुजीब के चेहरे पर कोई तासुर न उभरा था। इसने गन बिला झिझक रूसा बेगम पर तान दी थी। नजमा को लगा इसने ना रोका तो वो अगले ही लम्हे गोली चला देगा। एक वक्त इसे अपनी जान प्यारी न थी क्योंकि इसके नजदीक जिंदगी का कोई मोल ही नहीं था जारून के बगैर, मगर अपनी मोम की जान की खातिर वो अपना आप कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई थी। वो रोते हुए बेबसी से मुजीब को कदवड़त बड़ी नजरों से तकते हुए हार मानने वाले अंदाज में गोया हुई। गुड आखिरकार फैसला वही हुआ जो इजलाल मलक की चाहत थी। मुजीब ने गन नीचे की जानिब करते हुए इस बेबस लड़की को देखा। इसके चेहरे पर अभी भी कोई तासुर नहीं उभरा था। इसने अपनी जज्बात को आंखों से पढ़ने की इजाजत नहीं दी थी कभी भी किसी को। वो क्या सोचता है, क्या करता है, ये बस वही जानता है। वो बगैर कुछ कहे वहां से ऊपर की जानिब चल दिया। बाकी घर वाले भी अपने अपने कमरों की जानिब बढ़ गए। सिवाय जाजा के सब वली में से लौटे थे, इसलिए सभी थकन से चूर थे। जाजा नजमा को सहारा देना चाहता था। इसने कदम नजमा की जानिब बढ़ाए तो फिर इसे लगा जैसे इसे कोई देख रहा है। इसने ऊपर की तरफ निगाह उठाई तो अपने बड़े भाई को खड़ा
पाया जो आंखों के इशारे से उसे नजमा से दूर रहने का कह रहा था। वो न चाहते हुए भी मुट्ठियों को बींचता हुआ वहां से चला गया। नजमा की आंखों के सामने जरून का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूमने लगा। इसके अलविदाई अल्फाज, मेरी नजमा तुम्हारे पास अमानत है, उसके कानों में गूंज रहे थे। आंखों से आंसू जर्जर बहते जा रहे थे। इसके हाथ पांव ने जैसे साथ छोड़ दिया था। वो लाल कारपेट पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। इसकी मां ने रोते हुए इसे अपने सीने से लगा लिया। मोम, वो मर जाएगा, मेरे बगैर वो मर जाएगा। और मैं भी, वो चंद जुमले बार बार दोहराते हुए बिलक बिलक कर रो रही थी। काश मैंने इसकी बात मान ली होती, काश मैं यहाँ न आई होती। ये पछतावा इसे मार रहा था कि इसने ज़ारून की बात क्यों ना सुनी। इसे लगता था अगर ये यहाँ खुद ना आती तो ये सब ना होता। बेवकूफ मजीब फ्लोर पर खड़ा नजमा के जुमले का जवाब तंजिया देते हुए आस्तगी से खुद से हम कलामी करने लगा। इसके चेहरे पर एक पुरसरार मुस्कुराहट रक्सा थी। वो इसे रोता बिलखता देखता रहा, यहाँ तक कि अरूसा बेगम इसे अपने कमरे में ले गई। लाल रंग के शरारे में मलबूस वो हसीन दुल्हन जिसे देख मलक मेंशन में मौजूद हर शख्स अशश कर उठा था। इस दिन का इंतजार इसने बड़ी शिद्दत से किया था, अपने ख्वाबों के शहजादे के साथ। मगर हकीकत में वो अपने महबूब के साथ नहीं थी, अपने चैनी दुश्मन के साथ एक सोफे पर बैठी हुई थी। निकाह में मलक मेंशन के मेंबर्स और 2 वकील और घर के सारे मुलाजमीन शरीक थे। इसके अलावा बाहर का कोई आदमी मौजूद ना था। ये शादी बज़ाहिर सिर्फ नजमा को मुजीब के निकाह में बांधने के लिए की जा रही थी, ताकि नजमा मलक बरादरी से बाहर शादी न कर सके। इस शादी की खबर कानो कान किसी को ना हो, इसका मुकम्मल इंतजाम किया गया था। नजमा बिन्त अब्दुर्रहमान मलक, आपको मुजीब वलद। इजलाल मलक के निकाह में मौलवी साहब के इतने अल्फाज सुनने के बाद नजमा का ज़हन मफलूज हो गया था। इसे समझ ही नहीं आ रहा था कैसे सिर्फ एक हफ्ते में ही इसकी जिंदगी उलट पलट हो गई थी, कैसे इसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए, कैसे वो इन जालिमों में फंस गई थी। इसकी आंखें सुर्ख अंगारों की मानीत लाल हो रही थी, जिनसे मोती मुसलसल बहते जा रहे थे। मगर इसकी माँ के सिवा कोई नहीं था जो इसके आंसू साफ करता। वो भी मजबूर खड़ी थी, इसकी जिंदगी को तबाह होते देख रही थी। वो मजबूर खातून और कर भी क्या सकती थी। इजाबो कबूल होती ही मुजीब ने अपने बराबर में बैठी खूबसूरत दुल्हन को देखा। इन नीली आंखों में इस लम्हे भी कोई तासुर नहीं था। कोई इसका चेहरा देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो खुश है या नहीं। बहुत बहुत मुबारक हो मुजीब, मुझे बहुत खुशी है तुम्हारे इस फैसले से। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुशो आबाद रखें। सुलेमान साहब जो पेशे से वकील थे मुजीब के गले लगकर मुबारकबाद देने लगे। शुक्रिया, आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, मुजीब ने नहायत मुहज्जिब अंदाज से कहा। हाँ जरूर, चलो, सुलेमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नजमा का खास ख्याल रखना बेटा, जैसे आज तक रखते आए हो। बिन बाप के जिंदगी गुजारना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। और फिर मैडम अरूसा का माजी बहुत अच्छा किया था तुमने, इसे लोगों के तानों से बचाने के लिए अमेरिका बेचकर। मुझे बहुत खुशी होती है, तुमने अपना दिल इस लड़की के लिए बड़ा किया और अब इसे अपने निकाह में ले लिया। खुदा तुम्हें आबाद रखे। सुलेमान साहब ने इसके कंधे पर अपना हाथ रखकर इसकी हौसला अफजाई की। आप बेफिक्र हो जाइए नजमा, अब मेरी जिम्मेदारी है। आज से वो नहायत इत्मीनान बख्श अंदाज में गोया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, बीवी के भी हकूक है, जिस तरह हर मामले में तुम परफेक्ट हो। मुझे यकीन है
बीवी के मुतल्लिक अपने फराइज अदा करने में भी हो गए। इनके लहजे में ये जुमला अदा करते हुए नसीहत थी, जिसे सुन वह असबाब में सर हिलाने लगा। वो तो मुस्कुराकर अपनी गाड़ी में बैठकर चल दिए, लेकिन इनके कहे आखिरी जुमले के लफ्ज बीवी ने उसके पूरे वजूद को जैसे झंझोड़ कर रख दिया था। एक वादा, एक पुरानी याद, वो चीखें, वो दर्द, वो जरते हुए पत्ते, वो आंखों से झलकता हुआ आंसू का कतरा। मेरी बीवी खोए खोए अंदाज में इसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। जब वो वापस लाउंज में आया तो वो जानी दुश्मन दुल्हन के रूप में बुत बने बैठी अपनी किस्मत पर मातम करती हुई नजर आई। बाकी सब इसे छोड़कर हस्बे मामूल अपने कामों में लग गए थे, क्योंकि मल्क मैंशन के किसी भी फर्द के नजदीक इस निकाह की बिल्कुल भी कोई अहमियत ना थी। चलो दुल्हन साहिबा, मुजीब ने सब घर वालों के सामने इसका हाथ थामते हुए बड़े हाकमाना अंदाज में कहा। ये अल्फाज सुनते ही वो जो बुत बने बैठी थी पूरी जान से कांप उठी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली, छोड़ो मेरा हाथ। वो नाजुक सिफ्त पूरी ताकत से इस सितमगर से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही, कति अंदाज में बड़े बरम से कहते हुए इसने नजमा का हाथ खींचना शुरू कर दिया। मोम बचाइए मुझे, मुझे नहीं जाना इस जैसे इंसान के साथ। मोम, इसकी चीखों से पूरा लाउंज गूंज उठा था। जाना तो पड़ेगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वो फतहाना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए गोया हुआ। मुजीब, क्या मजाक है? ये तुम्हें अच्छी तरह इल्म है, ये शादी इन मकासद के लिए बिल्कुल भी नहीं हुई। मैं इस तवाइफ की बेटी को तुम्हारे कमरे की जीनत बनते बिल्कुल भी नहीं देख सकती। मुबशरा बेगम नजमा पर बड़ी हकारत बड़ी नजर डालते हुए अपने बेटे से मुखातिब होकर कति अंदाज में कहने लगी, मॉम ये बातें बाद में कर ले। ये अभी मुझे मेरे कमरे में जाना है। ये पहली बार था जब मुजीब मुबशरा बेगम को किसी बात पर इनको बड़ी लापरवाही का मुजाहरा करते हुए दिखा रहा था। इसका जवाब मुबशरा बेगम को सख्त हैरत में डाल गया था। मुजीब बेटा, तुम्हारी बीवी का हक है ये, तो तुम ये हक इससे कैसे दे सकते हो? छोड़ दो इसका हाथ। तुम्हारे कमरे की जीनत बनने के काबिल नहीं है ये लड़की, इसे इतना बड़ा दर्जा ना दो। दादो अब मजीद अपने जान से प्यारे पोते के हाथ में नजमा का हाथ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो नजमा और इसका हाथ जुदा करने की नीयत से आगे बढ़ते हुए बोली, दादो ये शादी आप ही लोगों ने करवाई है मेरी। वो अपना गुस्सा जब्त कर आवाज को बकदरे नॉर्मल अंदाज में करते हुए गोया हुआ। हाँ, शादी हमने करवाई है, मगर किन मकसद के लिए ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। फिर पलवशा का तो सोचो। मुबशरा बेगम ने इसकी दुखती रग पर हाथ रखा था। सब वाकिफ थे पलवशा का क्या मुकाम रखती है मुजीब की जिंदगी में। एक दो सानियों के लिए इस सितमगर की पकड़ को नजमा ने अपने हाथों पर ढीला पाया। मुजीब ने एक बार नजमा की जानिब देखा। इसकी आंखों में समंदर की मानिद गहराई थी। नजमा नहीं जान सकी कि वो क्या सोच रहा है। एक लम्हे के लिए लगा जैसे इसकी आंखों में अफसरदगी और रंज झलका हो, मगर अगले ही लम्हे इसने नजमा के हाथ पर मजीद अपनी पकड़ मजबूत की। एक बार फैसला ले ले, फिर पीछे हटने वालों में से नहीं था वो। इजलाल मलक शोर की आवाज सुनकर अपने कमरे से बाहर निकले। डैड प्लीज समझाइए इन सबको। आप बखूबी जानते हैं मुझे ये खामख्वा तमाशा पसंद नहीं है मुझे। इसकी आवाज धीमी थी, मगर लहजा बर्फ से ज्यादा सर्द था। इजलाल मलक एक रंगीन मजाज शख्सियत के हामिल इंसान थे। इन्हें मुजीब के फैसले में कोई बुराई नजर न आई, बल्कि इनके चेहरे पर बड़ी खबासत बड़ी मुस्कान बिखरी। ले जाओ मजे करो। इनके अल्फाज सुनते ही नजमा बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगी। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वहशिया की बेटी मेरे बेटे के कमरे की जीनत बनने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। उस कमरे
पर हक सिर्फ पलवशा का है। अगर ज्यादा दिल मचल रहा है इसकी खूबसूरती देखकर तो इसको किसी होटल में ले जाओ, जैसे तुम्हारा बाप इन तवाइफों को लेकर जाता है जो इनकी औकात है। मुबशरा बेगम इजलाल मलक की तरफ से मिले हुए अप्रूवल पर सख्त मुखालफत के साथ सीधा मैदान में उतर आई। उन्होंने सोबिया का भी लिहाज न किया था। इजलाल मलक की आंखों में आंखें डालकर गुस्से से बिफर कर बोली। वो किसी सूरत नजमा को मुजीब के कमरे में जाने देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इनके अल्फाज नजमा के दिल को छली कर गए थे। मुजीब इजलाल मलक अपने फैसलों में किसी की भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करता। वहीं दूसरी जानिब मुजीब के सब्र का पैमाना भी अब लबरेज हो रहा था। वो बहस करने का आदी बिल्कुल भी ना था, इसलिए दो टोक अंदाज में एक निगाह अपनी मां पर डाली और दूसरी लाउंज में मौजूद तमाम लोगों पर डालते हुए सख्त लहजे में अलानिया कहकर नजमा का नाजुक हाथ पकड़कर खींचते हुए सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगा। छोड़ो मुझे, मैंने कहा है छोड़ो मुझे, मोम बचाइए। वो अपनी पूरी जान लगाकर इस जालिम की गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इसके हाथों की कुछ लाल चूड़ियां इस एहतजाज में टूटकर जमीन पर बिखर रही थी तो कुछ इसके खूबसूरत हाथों को जख्मी कर रही थी। बहुत हो गया, वो गुस्से से जुज़बुज़ होकर कहता हुआ अगले ही लम्हे इसने झुककर नजमा को अपने कंधे पर बोड़ी की तरह डाला। अब इसकी बेबस चीखें, इस बेबस लड़की की चीखें पूरे घर में गूंज रही थी, मगर इसकी मदद करने वाला कोई नहीं था।